Hello everyone, welcome back to my channel Kinker by Afleek, and again we are back with another video that is structure of DNA for the molecular basis of inheritance series. And let's get started and see the complete DNA topic of this chapter in a very few minutes. And this is very important topic, as you all know. I do not need to say anything about the DNA because full biology is talking about the DNA. And let's see what the DNA is. So before this स्टार्ट करने से पहले let me tell you about more the topics we have already covered, that is the experiments we have seen related to DNA genetic material or the RNA, and you are able to see in this series Griffith experiment as well as the Hershey and Chase experiment. We have also seen the nucleic acid. If you want to see such videos, please go to the description box, you will get the link over there. And अब चलते हैं आगे. जहां पे डीएनए की बात होगी, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. हमने पहले ही देख लिया है कि ये बहुत ही मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, यूनिवर्सल फैक्ट है, मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज. यहाँ पे अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज यूज करेंगे. नाइट्रोजनस बेस बात करें तो एजीसीटी यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. क्योंकि ये डीएनए है तो ये थाइमीन आएगा. फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और यहाँ पे वी आर एबल टू सी द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए. ठीक है, ये वाला शुगर पार्ट है, ये नाइट्रोजनस बेस आ गया जो कि 9th पोजीशन पे ऐड होगा. यहाँ से 1st पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर, deoxyribose sugar, which is being attached to the 9th carbon of the 9th position of the N-nitrogen base and as well as the phosphate group. तो ये है न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए. वहीं पे बात करें इसके नेक्स्ट पे salient feature of डीएनए क्या है, तो डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसका एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल होगा, बट दूसरा स्ट्रैंड जो आएगा वो न्यू होगा, तो दिस विल बी द न्यू वन एंड दिस विल बी द पैरेंटल वन, ओल्ड वन. तो इसको बोलते हैं डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने इसको प्रूव कर दिया था. से फॉर एग्जाम्पल, इसको प्रूफ नहीं कह सकते प्रॉपरली, इसको कहा था, ठीक है, 1953 में, बट इसको प्रूव जो किया था दैट वाज प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट. तो ये हम लोग देखने वाले हैं. सेकेंड, मेसेंसल स्टाल के लिए I'll be making another video because it needs a proper explanation. Second thing, DNA is double stranded helix. Double stranded helix पे बात करें तो एक स्ट्रैंड 5' to 3' आएगा और दूसरी स्ट्रैंड 3' to 5, दूसरी स्ट्रैंड 3' to 5' होगा. तो ये एंटी पैरेलल होता है. बैकबोन ऑफ डीएनए का बात करें तो हाउ इट इज मेड अप ऑफ, दैट इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड phosphate group. So let's see the polynucleotide of DNA. When we are talking about the polynucleotide of DNA over here, so see, this is the ribose sugar, sorry, deoxyribose sugar, my mistake, deoxyribose sugar. ओके, तो ये हो गया कोई बेस, इधर इट इज एडेनिन या फिर ग्वानिन. क्योंकि 9 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है तो यानी कि ये प्यूरिन ही होगा. ठीक है, जब ये दिख रहा है तो यहाँ पे इसके 5th कार्बन पे, डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5th कार्बन पे यू आर एबल टू सी द फॉस्फेट ग्रुप इज बीइंग अटैच्ड. और यहाँ पे 3' पे, यहाँ पे भी OH होता है और यहाँ पे OH होता है, दोनों में से H2O रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड बना देगा. यहाँ पे 3' एक शुगर का 3' एंड दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट के O से, OH से बॉन्ड बनाएगा एंड then 2 nucleotide is being connected which is known as phosphodiester bond. यहाँ पे जो where bases nitrogenous base, you are able to say this is a thymine or the cytosine because it is a pyrimidine, so it is 6-membered ring, so it can be a thymine or the cytosine. तो ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस है ये अटैच हो रहा है यहाँ पे शुगर के 1st कार्बन से, तो ये N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि 3' एंड पे OH, एक फ्री OH है और यहाँ पे 5' के कार्बन पे अटैच है जो फॉस्फेट. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है जिससे अटैचमेंट हो जाती है 2 न्यूक्लियोटाइड की, और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड कंसेक्यूटिवली ऐड होते रहते हैं, तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए
बन जाता है। डीएनए सिंथेसिस यू आर एबल टू सी कहा जाए तो 5 डैश of the phosphate N to 3 dash OH end. So I hope I am very clear to you about the DNA synthesis being in the direction that is 5 dash to 3 dash. Now let's see the another topic. Now we are talking about the structure of DNA. We know कि जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 dash to 3 dash and 3 dash to 5 dash which is anti parallel. Okay, तो ये जो दिख रहा है ना GCTAAT, these are the nitrogenous bases. These are the nitrogenous bases which are being attached. ठीक है, तो डीएनए अल्टीमेटली नाइट्रोजनस बेस से ही बना हुआ है, लेकिन इसको नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे ये लैडर, अगर आप एक इसको लैडर की तरह समझे, सीढ़ी की तरह, तो यहाँ पे जो ये गैप्स है ये वाला, तो इसको अटैच करने के लिए एक बैकबोन तो चाहिए, तो ये बैकबोन जो बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट. ओके, सो अगर बात करें यहाँ पे तो आपको दिख पा रहा है कि जो डीएनए है वो ट्विस्टेड स्पाइरल फॉर्म में है यहाँ पे. तो वन टर्न जो है यहाँ पे डीएनए जो मूव कर रहा है, जो ट्विस्ट होता है वो होता है 360 डिग्री का, विच इज ऑल्सो नोन एज पिच. और एक टर्न में ना 10 बेस पेयर्स कंटेन होता है, जैसे ये हो गया GC1 कंटेन 1 बेस पेयर, 82, 80 अगेन 2, 3, फिर CG4 ये 85, इस तरह से कंटिन्यूअसली 10 बेस पेयर्स आर कनेक्टेड इन वन टर्न, जिससे पूरा का पूरा एक टर्न होता है और उसको बोलते हैं 360 डिग्री टर्न होता है और उसको बोलते हैं पिच. अगर लेंथ की बात करें, अगर वन टर्न की 10 बेस पेयर्स की इसमें लेंथ की बात करें तो इट इज 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 नैनोमीटर. नैनोमीटर पे बात करते हैं यहाँ पे, तो सो द डिस्टेंस बिटवीन, अगर 10 बेस पेयर्स का लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, तो 2 नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि उसमें 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज इंक्लूडेड, तो जाके यहाँ पे लेंथ बन रहा है 34 एंगस्ट्रॉम. तो अगर 2 नाइट्रोजनस बेस का हम लोग निकालेंगे, तो 2 नाइट्रोजनस बेस, तो यानी कि एक पेयर की बात होगी. अगर 2 नाइट्रोजनस बेस, तो यहाँ से यहाँ की बात होगी, तो इतना सा का हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 34/10, तो यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर. बैकबोन इज अगेन द सेम थिंग, मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. So this was it for the DNA. Now we are going to see the main important thing, and one thing I missed over here, that the over here you are able to see the twisted form में यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप है, अगर यहाँ पे ज्यादा गैप है that is known as major group and this one is the minor group. minor group का जो एरिया होता है वो होता है 10 to the 12 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे होगा 22 एंगस्ट्रॉम. mind this, keep this in your mind. And this was for the DNA. Now we are going to see DNA से related एक experiment which was known as Chargas rule. Experiment नहीं कह सकते इसको, properly we will be saying a rule by which certain questions is being solved out. और इस चीज को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का एक स्टेटमेंट था, जिसमें वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था कि एडेनिन जो पेयर करता है थाइमीन से और ग्वानिन जो पेयर करता है साइटोसिन से, और एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. तो ये चीज को यूज करके चार्गस रूल आया था और ये बोल रहा था कि प्यूरिन का जो भी अमाउंट होता है वो पायरिमिडीन के अमाउंट से इक्वल होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इज बीइंग यूज्ड टू ATGC. इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज A plus G is equals to T plus C. तो अमाउंट ऑफ, generally we can understand that amount of adenine is equal to amount of thymine. Why? Because यहाँ पे A T के साथ पेयर करता है और G is pairing with C. तो amount of adenine is pairing with is equal to amount of thymine और amount of guanine is equal to amount of cytosine. इसको हम लोग ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं. So if an organism DNA is 30% of thymine and calculate the total amount of adenine of DNA. तो हम लोग सबसे पहले वो फॉर्मूला को लिखेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है 30% ऑफ क्या है, थाइमीन. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे A plus G चार्गास रूल के हिसाब से T plus C.
तो आर यू एबल टू सी ओवर हियर 30%। अब मैंने क्या बोला कि A इज इक्वल्स टू टी, G इज इक्वल्स टू C। अगर T 30% है तो A क्या होगा 30%। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या बिठा देंगे 30%। वहीं पे अगर बात करें कि इक्वल अमाउंट, तो 100:100% ये मानेंगे, ठीक है। तो 100 में से यहाँ पे कितना बचा 70%, और यहाँ पे कितना बचा, तो अल्टीमेटली वी विल पुट G इज इक्वल्स टू C। तो C हो गया यहाँ पे 70%। तो हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन। एडेनिन क्या हो गया, एडेनिन कितना परसेंट का हो गया, सेम परसेंट एज 30%। इसी का एक होमवर्क के लिए आपको दिया गया है, यू विल हैव टू सॉल्व इट एंड सी द आंसर द कमेंट on the comment. So now we are going to see the packaging of DNA. I hope the Chargaff rule and the DNA structure and everything else what we have discussed is completely clear to you. Now moving to packaging of DNA. यहाँ पे कहा गया है कि length of DNA in human cell, in one human cell is equal to distance between two nitrogenous bases into total nitrogenous base. तो two nitrogenous base का जो ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है 6.6 into 10 to the power 9, 6.6 into 10 to the power 9। ये 2n की बात कर रहे हैं डिप्लॉयड की, ठीक है। अगर हेप्लॉयड की बात करेंगे तो इट इज 3.3 into 10 to the power 9। अब यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस इनटू टोटल नाइट्रोजनस बेस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस वी हैव ऑलरेडी सीन, कितना था यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर। तो उसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे 0.34 नैनोमीटर को 10 to the power minus 9 into 6.6 into 10 to the power 9, 10 to the power minus 9 and 10 to the power 9 will be cut and the answer will get 2.2 मीटर पर सेल। तो एक सेल में 2.2 मीटर ऑफ डीएनए होता है एक ह्यूमन सेल में। तो क्वेश्चन ये है कि इतना जो लंबा डीएनए है ये कैसे फिक्स होगा एक छोटे से सेल में, तो ये देखते हैं। तो पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, बट फॉर नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली प्रोटीन्स आर प्रेजेंट which help to pack them to form a nucleoid। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। दिस मच वी आर नोइंग। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो जो डीएनए है वो स्प्रेडेड रह जाता। अगर वो पूरी तरह से अगर पैक नहीं करते तो वो क्या होता, पूरे के पूरे सेल में वो स्कैटर्ड रहता। लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड नहीं रहता है, जबकि ये बिल्कुल सेंट्रल रीजन पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा। तो ये प्रेजेंट रहेगा तो इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। और ये कुछ ना कुछ से कनेक्टर जरूर होगा तभी ये पैक्ड रहता है। दैट इज समथिंग लाइक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, बट इट इज नॉट द हिस्टोन प्रोटीन मार्केट। ओके, सो मूविंग टू यूकैरियोटिक। सो यूकैरियोटिक में जब हम लोग देखेंगे तो डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट प्रेजेंट इन इट, phosphate group present in it. Second thing, the histone protein which is positively charged. Why? Due to the lysine and arginine. Due to the basic amino acid, due to large amount of basic amino acid, that is lysine and arginine is present in it. So the histone protein is positively charged. इन दोनों को मिला के जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे रैप हो जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। याद रखना है इसको। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बना होता, उसको हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं। ऑक्टामर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कैसे बना हुआ है तो ये 4 कंपोनेंट है, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन। इसके दो क्वांटिटी होती है, 2 क्वांटिटी ऑफ H2A हिस्टोन, 2 क्वांटिटी ऑफ H2B हिस्टोन, 2 क्वांटिटी ऑफ H3 एंड एज वेल एज 2 क्वांटिटी ऑफ H4 हिस्टोन। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा फिगर में H2A, H2B एंड H3 एंड H4। यहाँ पे जो H1 है वो एक लिंकर प्रोटीन है जो कि डीएनए को इस ऑक्टोमर से अटैच होने में मदद करता है। तो H1 इज द लिंकर प्रोटीन। अगर वन न्यूक्लियोसोम की बात करें, ये पूरी की पूरी अब कहलाएगा ये न्यूक्लियोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी दिख रहा है एंड एज वेल एज द डीएनए इज बीइंग रैप्ड। अगर एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इसमें होते हैं 200 बेस पेयर्स रैप्ड अराउंड देम
ऑक्टामर। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो ये इस तरह से यहाँ पे आपने देखा जो फिगर, इसी को अगर कंटिन्यूएशन करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से बीडेड रहेगा और स्ट्रिंग रहेगा। तो ये बीड्स जो है ना, ये हिस्टोन है, और जो स्ट्रिंग है दैट इज द डीएनए। ठीक है, लेटर ऑन व्हाट हैपन, तो इसी तरह से ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग रहेंगे और यहाँ पे फिर छोटे छोटे chromatin fibers we are able to see which are going and attaching to the क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम का ये बेस्ट फेज, जब हम लोग आराम से अच्छे से क्रोमेटिन मटेरियल को देख पाते हैं क्रोमोजोम में कैसे वो फिक्स्ड है, दैट इज द मेटाफेज स्टेज। कब है? तो मेटाफेज स्टेज में बेस्टली स्टडीड हो सकता है। और आपने दो चीज नोटिस किया होगा, कहीं पे ये पूरी तरह से डीपली टाइटली पैक्ड है, कहीं पे लूजली है। तो जहां पे ये टाइटली पैक्ड है दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड विच इज अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली मतलब ये आरएनए बनाने में कह सकते हैं ये इनएक्टिवली सपोर्ट करता है, इनएक्टिव रहता है। पर वहीं पे अगर यू क्रोमेटिन की बात करें तो यू लूजली पैक्ड है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है। मतलब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ये रीजन बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो दिस वाज all about the packaging of DNA. We have already seen how the nucleotides are being made, what are the components of the nucleotides of the DNA, how the polynucleotide is being made, salient features of the DNA. We have also covered the Chargaff rule and as well as the packaging of the DNA helix. I hope this video is very helpful to you and you like this video, then do please subscribe my channel and like and share it with your friends as well. Thank you so much for watching this video. Thank you.